साथ विशाल और आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा हम आज बात करेंगे यूपी में किसका राज। यूपी में किसकी सरकार है, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। कारण योगी सरकार द्वारा लगातार माफियाओं और डॉन पर कार्रवाई कर उनके वर्चस्व को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में पहले से हावी खनन माफिया और बेखौफ बदमाशों के हौसले आज भी बुलंद हैं, जिनके द्वारा शहरों और कस्बों में की जाने वाली आपराधिक वारदातों से लगने लगा है कि आखिर में प्रदेश में इन्हीं की सरकार है क्या। बलिया में लड़की को जिंदा जला देने वाला मामला हो या फिर आगरा में सिपाही को खनन माफिया द्वारा कुचलकर मार दिया जाना हो, सभी मामलों में साफ नजर आता है कि इन अपराधियों और माफियाओं पर स्थानीय पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। भैया में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक दलित किशोरी को जलाकर मारने का प्रयास किया गया है। गंभीर हालत में झुलसी किशोरी को वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में बंद वार्ड में भर्ती कराया गया। पीड़ित छात्रा से ज्यादा जलने से शरीर के इन्फेक्शन फैल चुका है। बेटी को बचाने के प्रयास में किशोरी के पिता भी झुलस गए। किशोरी के पिता ने पड़ोस के युवक से छेड़खानी करने तथा विरोध करने पर जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस प्रकरण में हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में युवक एक किशोरी से काफी समय से छेड़खानी करता था। कोचिंग जा रही किशोरी के साथ जब उसने सरेरा छेड़छाड़ की कोशिश की तो उसको विरोध करना इतना भारी पड़ा, जिसके बाद वह तिलमिला गया और उसने आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे डाला। अब क्या वहां पे दबंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी उसको खौफ नहीं था पुलिस का। छेड़छाड़ कर रहा था किशोरी के साथ। जब वो इतना ज़्यादा शरेरा उससे छेड़छाड़ कर दी उसने, जब उससे सहन नहीं हुआ चीज़ों को लेकर और उसने विरोध किया, तो उसको विरोध करने का असर क्या मिला, उसे जला दिया गया। कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि यूपी में किसका राज है। अवैध बालू खनन का खेल जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध बालू खनन होने से नदियों के आसपास के गांव में बरसात के समय बाढ़ का खतरा बना रहता है। अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले माफिया हर वक्त इस अवैध धंधे की फिराक में लगे रहते हैं। जिले में बहने वाली बूढ़ी राप्ती, बाढ़ गंगा, कूड़ा घोगी नदी का हिस्सा मोहाना, शोहरतगढ़, लोटन थाना क्षेत्र में पड़ता है। वो इन खनन माफियाओं का अड्डा बन गया है। वर्तमान समय में नदियों के कई घाटों पर अवैध तरीके से बालू खनन का काम दिन और रात हमेशा जारी रहता है। इन घाटों पर बालू खनन माफिया सक्रिय हैं और अपने अनोखे तरीके से बालू खनन का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं भी अवैध खनन है। और इन्फोर्समेंट जैसा आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से तो खनन रुका हुआ था, क्योंकि वो उस टाइम पे बारिश की वजह से नहीं होता है। और अभी भी इन्फोर्समेंट करते रहते हैं। और ऐसा कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि खनन कहीं पे लीगल तरीके से हो रहा है। 4 पट्टे हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं नौगढ़ तहसील में और शौरतगढ़ तहसील में, जिसके ऑलरेडी हमने एक टीम भी बना रखी है, जिसको हर मंथली और रेगुलर बेसिस पे एसडीएमसी और माइनिंग इंस्पेक्टर चेक करते हैं। सभी जगह सीसीटीवी कैमरास और वेव ब्रिज है, तो कोई भी ऐसी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है। यूपी में किसका राज, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि आगरा में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उस सिपाही को मार देते हैं। बलिया में छेड़खानी का विरोध करना किशोरी को इतना महंगा पड़ता है कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। और सुबह बोला कि आज हम लोग बात भी करेंगे इसी पर कि यूपी में किसका राज है। आप माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप डॉन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर रहे हैं, लेकिन बलिया में क्या उस छेड़खानी, उस दबंग को की कार्रवाई की जाएगी? उसके घर में कुर्की की जाएगी? क्या उसके घर में बुलडोजर चलेगा जिसने किशोरी को जिंदा जलाने का प्रयास किया और जला ही दिया? क्या कार्रवाई उस पुलिस वाले के ऊपर, उस पुलिस वाले के साथ क्यों नहीं की गई जिन्होंने इनको खुला छोड़ दिया ऐसे भेड़ियों को?
अगर हम लोग बात करें तो आगरा की मैं बात करूं, यहां पे पहला मामला नहीं है, यहां पर हमेशा खनन माफिया पुलिस में भारी दिखता है। ऐसे ही कुछ पुलिस वाले बिक्रू कांड कराते हैं, ऐसे ही कुछ पुलिस वाले तमाम ऐसे कांड हैं जो कराते रहते हैं। ये क्या पुलिस की मिली भगत से काम होता है जहां पे एक सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़े? बात बलिया की करें तो छेड़खानी का विरोध ही किया था उस किशोरी ने, उसको जिंदा जला दिया दबंग ने। बेखौफ घूम रहा है वो वहां पे पुलिस, और वहां पर क्या वहां के एसएसपी डीएम क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कानून व्यवस्था है? और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए आगरा से, मनोज शर्मा। हाँ मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं मनोज शर्मा बात कर रहा हूँ आगरा से जी। इसमें जो दिखा रहे हैं आगरा में, तो आगरा में तो सर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और भूमाफिया का मैंने भी देखा था। और मैं अभी आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे क्षेत्र के लोग जैसे जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी जनता का साथ नहीं दे रहे हैं, और ना कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। कालाबाजारी बहुत ऊंचे स्तर पर चल रही है। गरीबों को जो राशन दिया जाता है उसमें घटतौली का बहुत बड़ा इसमें मामला है, और शिकायतकर्ताओं को तो धमकियां खुलेआम दी जा रही है, ना कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। और यहाँ की जनता की समस्या सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। नेताजी तो नेताजी बोलते थे कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी, 3 महीने से अधिक हो गई है। यहाँ तक कि अखबार में, न्यूज चैनल के वो क्या नेटवर्क 10 पे भी दिखाया गया था। और जी, आपकी समस्या गंभीर है, आपने कई जगह इंसाफ की मांग की है और उस पर आप करनी भी चाहिए, लेकिन प्रशासन का भी क्या है कि ऐसे लोग जब यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, नेता या प्रशासन सबके पास हो गए लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे को धन्यवाद मनोज जी हम लोग उससे जुड़ने के लिए, और नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान आगरा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पूर्व डीजी सुब्रत त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बलराम त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं सुब्रत त्रिपाठी जी से आपसे लूंगा। सुब्रत जी, लचर कानून व्यवस्था अगर कही जाए तो गलत नहीं है। यहाँ पे दबंग किशोरी को जला देते हैं, खनन माफिया सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसे मार देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अब सख्त होना है। वो लैम्पलाइट वाले डॉन को छोड़ दें, अगर अब थोड़ा निचले स्तर पर भी कटाई की जरूरत है, क्योंकि ऊपर के लोगों को सभी देख रहे हैं, नीचे के जो घूम रहे हैं ऐसे खनन माफिया घूम रहे हैं, और ऐसे जो किशोरियों को छेड़छाड़ करते सरेरा, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? प्रश्न यह है कार्रवाई करे कौन? जो कार्रवाई करने वाले हैं वे सारे लोग इन माफियाओं से हाथ मिलाए हुए हैं। बिना पुलिस के संरक्षण के कोई माफिया एक्टिव हो ही नहीं सकता है, चाहे बिकरू कांड हो, चाहे अतीक हो, चाहे वे मुख्तार जी का टीम हो, कोई टीम हो, सबके पास लाइसेंसी हथियार थे। एक नहीं कई कई थे। प्रश्न है ये लाइसेंसी हथियार आए कहां से, किसने इन लाइसेंसों को बनाया? फिर आने वाली सरकारों में और वर्तमान सरकार में भी ये लाइसेंस बने कैसे रह गए? अभी आज जो हथियार कैंसिल हो रहे हैं इसके मतलब है कि एक दिन पहले तक अतीक अहमद के पास लाइसेंसी हथियार था। क्या तब उनका आपराधिक इतिहास नहीं था? क्या पिछली सरकार में और इस सरकार में जो अधिकारी थे, क्या उनका एक दायित्व तो नहीं बनता है कि कैसे ये लाइसेंस पहुंचे? यही हाल खनन माफियाओं की है या अन्य किसी माफियाओं की है। माफिया बिना पुलिस के संरक्षण के कार्य नहीं कर सकता है, जिसका प्रमाण है कि हर माफिया के पास लाइसेंसी हथियार है, और हर माफिया की यह हैसियत है कि उसके दरवाजे पर लोगों की उठक बैठक हो, उसके माध्यम से लोगों को पुष्टि होती है, और पुलिस पर गोली चलाने की हिम्मत वही करता है जिसके कि थानाध्यक्ष पैर छूता है। किसी कारण से अगर कोई आदमी खाली संपर्क न हो तो ऐसा नहीं कर सकता है। ये जितने थानों में खास सिपाही हैं, इनमें से अधिकांश सुबह से शाम रात के बीच में माफियाओं के बीच में थानाध्यक्ष और क्षेत्र अधिकारी के राजदूत बनकर घूमते रहते हैं, और वे कोई काम नहीं करते हैं सिवाय वसूली के।
और उन्हीं के बूते पर माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कभी किसी ट्रैक्टर चला दें, चाहे किसी को गोली मार दें, चाहे जिससे लड़ जाएं, चाहे सीओ गोली चला दें, चाहे इंस्पेक्टर पर, सिपाही पर। बिल्कुल सुब्रत जी, आपके पास आऊंगा। उस समय हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, रोहित गुप्ता भदोई से जुड़े हुए हैं। रोहित जी, अपनी राय जी दीजिए। आपको आवाज आ रही है? एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उमेश जैन मेरठ से जुड़े हैं। उमेश जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पैसे का राज है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पैसे का बोलबाला है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। किसी भी सरकारी महकमे में चले जाओ, वहाँ पर अफसर मनमानी करते हैं और सही काम करने को तैयार नहीं है। मैंने 5 दफे मुख्य सचिव जी के यहाँ रजिस्टर्ड लेटर कंप्लेंट भेजी है, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। मैं ऐसे ही अपना लेटर भेजता रहता हूँ और कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। अफसर मनमानी कर रहे हैं और हर ऑफिस में दलाल हैं। इसकी उनकी बदौलत ही किसी का पैसे देकर काम हो सकता है, अन्यथा वो चक्कर लगाता रहेगा। बिल्कुल उमेश जी, बहुत बड़ी आपने बात कही। आपने मुख्य सचिव को 3 बार लेटर लिखा है तमाम। अब और बात करें तो उमेश जैन जी जुड़े होते हमारे साथ दर्शक मेरठ से, उन्होंने बताया कि वो 3 बार मुख्य सचिव को लेटर देख चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुब्रत त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो जितने भी खनन माफिया हैं या छुटपुटिए दबंग जो अपने आप को बताते हैं, जैसे बलिया वाले कांड में वो इसकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि पुलिस वालों के साथ बैठता होगा या पुलिस वाले के साथ उसके अच्छे संपर्क होंगे, वो थानों में जाके मुखबरी करता होगा, इसलिए उनके इतने भाव बढ़ गए हैं। उन्होंने बड़ी बात कही कि अतीक अहमद के पास कल तक लाइसेंसी असलहे थे, लेकिन आज की डेट में उसके पास असलहे उसके निरस्त किए जा रहे हैं। एक बड़ी चीज़ है कि कल तक वो उनके पास क्राइम रिकॉर्ड शायद नहीं होगा हमारे प्रशासन के पास। पर उससे पहले रोहित दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ भदोई से। रोहित, अपनी राय रखिए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद। दलितों की समस्या को बराबर आप लोग उठाते हैं। हमारा एक सवाल है सुब्रत त्रिपाठी जी से। उन्होंने कहा कि बगैर पुलिस से मिली भगत के कोई भी माफिया एक्टिव नहीं हो सकता। तो मेरा उनसे ये कहना है कि सरकार जो पुलिस की जो बजट है, जो होम डिपार्टमेंट का जो बजट है, होम सिक्योरिटी का जो बजट है स्टेट का, उसको बढ़ाती क्यों नहीं है? रिक्त पदों को भरा क्यों नहीं जाता है ताकि ऐसे मामलों को हम तुरंत और तत्काल प्रभाव से रोक सके। मेरे एक मित्र है गौरव पांडे, उनको गांव के कुछ दबंगों ने दौड़ा के मारा। लेकिन अब आप समझिए कि जब पुलिस के पास उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया, उन्होंने अपना शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, वो तक नहीं हुआ क्योंकि वहां पे जो हमारे कंप्लेन दर्ज करने वाले दीवान थे वो भी अनुपस्थित थे। बिल्कुल रोहित जी, आपकी राय भी रखेंगे। सुब्रत जी, आपसे ही सवाल है ये कि होम का जो बजट है उसको बढ़ा देना चाहिए। इन्होंने, रोहित जी हमारे साथ जुड़े थे भदोई से, इनके एक मित्र को दबंगों ने गांव के दौड़ा कर मारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वालों ने FIR तक नहीं लिखी। प्रश्न यह है कि जो अन्नदाता बन गया है, जो माफिया है, उसी के बूते पर पुलिस की नौकरी चल रही है। भर्ती में, ट्रांसफर में, प्रमोशन में, पोस्टिंग में, जब हर जगह पैसा देना पड़ेगा किसी कारण से सही, अगर ऐसा नहीं है तो सरकार उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है जिनके ये हथियार लाइसेंस, ये लीगल तामझाम इनके बने हुए हैं, उन हाथों को क्यों नहीं कतर पाती है जिन्होंने कि इन सक्रिय अपराधियों को, जिनको मुख्यमंत्री जी काउंटर सूची के लायक मानते हैं, उनको उन्होंने जिला स्तरीय अपराधियों तक की सूची में नाम उनका नहीं था, एक्टिव लिस्ट में किसी का नाम नहीं था अधिकांश लोगों का, और सब लोग शांत माने जा रहे थे, जिनको कि प्रदेश स्तर पर काउंटर के योग्य माना जा रहा है, जिनको प्रदेश स्तर पर इनामिया माना जा रहा है, वे किसी भी जिले में अभी हाल तक हफ्ते 10 दिन पहले तक
लाइसेंसी हथियार लिए घूम रहे थे। इसके लिए अगर जवाबदेही नहीं तय हो रही है तो इसके मतलब है कि बड़े से बड़े स्तर तक सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आज जाकर के कल जाकर के अतीक अहमद के परिवार को नोटिस इशू हुई है कि उसके लाइसेंसी असलहे कैंसिल किए जाएं। आज तक इन असलहों को किसने बनाए रखा, इन असलहों को किसने दिया और किसने बनाए रखा, ये सवाल डिब्रू में, चाहे ये इलाहाबाद में, चाहे गाजीपुर में जब तक नहीं पूछे गए तब तक केवल बिल्डिंग को गिरा देने से काम नहीं चलेगा। वे बिल्डिंगें बनी कैसे, किसने बनवाई उन बिल्डिंगों को, जिन लोगों के कार्यकाल में वे उन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, उन अधिकारियों के कैरियर का कैसे गिराने का कार्यक्रम होगा, उन अधिकारियों के कैरियर कैसे गिराए जाएंगे जिन्होंने इन बिल्डिंगों को बनवाया। विभिन्न विभाग के, नगर पालिका के, विकास प्राधिकरण के, राजस्व के, पुलिस के, जिन अधिकारियों की कृपा से ये बिल्डिंगें बनी, आखिर उनके कैरियर का ग्राफ कब गिरेगा, इसका भी जवाब कहीं न कहीं देना होगा। और माफिया एक सुनियोजित व्यवस्था है, इसका भी जवाब देना होगा कि ये बिल्डिंगें बनी कैसे। बड़ा सवाल है। आपने हमेशा कटघरे में खड़ा किया है अभी की पुलिस को। अगर मैं बात करूं भिकरू कांड की, तो वहां पर भी एक आईपीएस थे अनंत देव तिवारी, उन पर भी एसआईटी ने जांच की कार्रवाई की सिफारिश की है, ऐसी खबर है। हमारे साथ अजैन चौहान आगरा से जुड़े हुए हैं संवाददाता। अजैन, खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस से मुठभेड़ से बचने के लिए सिपाही पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर उन्होंने। इतने हौसले बुलंद है क्या इससे पहले पूर्व में दबिश नहीं डाली गई थी या पूर्व में शिकायत नहीं आई थी उन पुलिस वालों के पास? विशाल, अगर आगरा की बात करें तो आगरा के हालात इतने बुरे हैं कि लगातार जो खनन माफिया हैं यहाँ पर उनके हौसले बुलंद हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। अगर बात करें इस पिछले महीने की, तो पिछले महीने में आगरा के थाना अछनेरा इलाके में जब खनन माफियाओं की गाड़ी को रोकने के लिए रोका गया और पशु तस्करों की गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने जब पीछा किया, तो पशु तस्करों ने जीप में टक्कर मार दी, जीप क्षतिग्रस्त हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। थाना निबोरा में पुलिस के साथ घटना हुई, खनन माफियाओं ने दौड़ा दौड़ाकर फायरिंग की, वन कर्मियों को कई बार पीटा है। बड़ी बात यह है कि आज खनन माफियाओं के लिए कहा जरूर जा रहा है, लेकिन इन खनन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त है। पुलिस के ऊपर हम आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण ये कोई आज का नहीं है। देख सकते हैं कि पिछली सरकार में भी जो मंत्री थे, खनन मंत्री थे, उन तक को जेल जाना पड़ा क्योंकि खनन को लेकर उन पर भी आरोप लगे थे। इसी के चलते आगरा में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोई सांसद हो या कोई विधायक हो, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उनकी सरपरस्ती में ये खनन माफिया पल रहे हैं। और पुलिस कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर रही है, या अगर आंखें बंद नहीं कर रही है तो कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जरूर हैं जो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और पुलिस की दबिश पड़ने के समय कहीं ना कहीं उनको सूचना देते हैं। और उसका आलम यह है कि आज एक सिपाही की जान गई है। वो सिपाही जो चंद दिन पहले ही नौकरी पर लगा था, आगरा के अलीगढ़ के थाना हाजलपुर का रहने वाला ये मृतक सिपाही सोनू चौधरी है। बड़ी बात है, एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खनन को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को उन राजनेताओं पर भी कार्रवाई करनी होगी जो कहीं ना कहीं आड़ में इन खनन माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके बढ़ावे के बदले जो पैसा आ रहा है वो अपनी जेब में रख रहे हैं। जी बिल्कुल, जेब में रख रहे हैं। अगर मैं बात करूं पुलिस वालों की, आपने बात करी कि इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं कि भैया दबिश पड़ने वाली है। अगर ये सोनू चौधरी की मैं बात करूं, रंग रूट था, अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे हैं पुलिस ज्वाइन की है, उसने नौकरी उसकी लगी थी, उसको आगे कर दिया। पुलिस मुठभेड़ की बात वहां तक पहुंची कैसे? ये कौन है विभीषण जो अपने ही घर में आग लगाने के लिए घूम रहे हैं? ऐसे कौन, इनके विभाग के ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। सूरज त्रिपाठी जी ने बताया कि ऐसे जो खनन माफिया हैं या जो माफिया हैं, ये थाने में बैठते हैं, ये महंगे महंगे गिफ्ट पुलिस वालों को देते हैं, तभी पुलिस वाले उनको एक एक चीज बताते हैं। ऐसा नहीं कि भिकरू कांड से कुछ सबक लिया हो। अभी घाटमपुर की एक मैं बात करूं तो वहां पर जुआ लूटने गया था पुलिस अधिकारी और उसने गोली मार दी। हिस्ट्री शीटर था तो गोली मार दो। अब बलिया में गोली चली नहीं इनसे, जिसने किशोरी को जिंदा जला दिया उस टाइम इनकी गोली चली नहीं, तब इनकी गोली इनकी बंदूक से निकलती नहीं इस पुलिस की। मुख्यमंत्री तमाम आदेश देते हैं, लेकिन ये इतने ठल्ले अधिकारी हैं, ये घरों से निकलते नहीं, अपने ऑफिसों से निकलते नहीं है। एक अवस्थी जी हमारे डीजीपी बने बैठे हुए हैं, उनसे कोई काम नहीं होता है, उनका मुंह नहीं छूट रहा है एसी के कमरों का। सिर्फ उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है जो हल्की सी आवाज उठा देते हैं।
किस अधिकारी पे आगरा की कार्रवाई हुई? क्या डीएम ने रिपोर्ट मांगी उनसे? सिर्फ बातों करना है कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, आज लखनऊ में बैठ के एसी चला के माइक के आगे बोल दिया कि ये कर दिया मैंने, इतने लोगों का चालान काट दिया। चालान काटने के लिए अगर पुलिस होती है तो ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? इसी बीच दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ कैलाश झांसी से। कैलाश जी, अपनी राय रखिए। हाँ भाई साहब, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी माफिया डॉन, चाहे वो भू माफिया हो, खनिज माफिया हो, जुआ माफिया हो, शराब माफिया हो, सट्टा माफिया हो, चाहे हत्या माफिया हो, ये दरंदगे हो, जो बलात्कार माफिया है, इन पे जब तक खादी और खाकी का संरक्षण प्राप्त है तब तक अपराध सुधरने वाला नहीं है, ना अपराध में कमी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस को ये देखना होगा और तत्परता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कार्रवाई की भी जा रही है। सुब्रत जी, आपके पास आऊंगा। डीजीपी साहब अपने नए नवेले डीजीपी का जो मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय बना, उससे निकलते नहीं। आज तक मैंने इंडिविजुअल उनकी कहीं पे ऐसे जाकर उन्होंने कहीं दौरा नहीं किया कि आज वो कानपुर आए हों, लखनऊ गए हों, आगरा गए हों, बलिया गए हों, या यूपी के किसी प्रदेश में गए, शहर में गए हों। वो कहीं जाते हैं। सुब्रत जी, प्रश्न ये है कि तमाम विकल्प अवेलेबल थे, तमाम विकल्प अवेलेबल हैं, और जब फील्ड वर्क के लिए क्या यह देखा गया कि डीजीपी की नियुक्ति के समय कि कितने दिन कौन आदमी आईजी जोन रहा है, डीआईजी रेंज रहा है, जिले का एसपी एसएसपी रहा है, अथवा खाली सीबीआई या आईबी के बंद कमरों में किसी ने काम किया है। यह तो नियोक्ता को देखना चाहिए कि किस काम के लिए हम किसको नियुक्त कर रहे हैं। फील्ड वर्क के लिए अगर इस तरह के व्यक्तित्व को नियुक्त किया जाएगा तो फिर उसमें नियुक्त करने वाले की भी कुछ जिम्मेदारी टीम की होती है कि नहीं होती है, कि क्या एक मैकेनिकल टोन की तरह से कि जिसकी सीनियरिटी ऊपर हो या जिसका नाम ऊपर हो, जिसका खाली कैरेक्टर बढ़िया हो, उसका फील्ड का एक्सपोजर देखे बगैर क्या अगर नियुक्त कर दी जाएगी तो उससे उम्मीद करो कि वह आदमी आसमान के तारे तोड़ लेगा, तो यह कैसे होगा? एक आदमी की बैकग्राउंड देखी जाती थी। बिल्कुल सबका बैकग्राउंड देखा था। अजय जी, आपके पास आऊंगा मैं फिर से। ये बिल्कुल अजय, आपके पास आएंगे, उससे दर्शक जुड़े हुए हैं ऐसा। राम कानपुर से। राम, अपनी राय रखिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा सर, मैं कानपुर में रहता हूँ, ऐसे मेरा जो है पुष्पंजी गाँव रायबरेली है सर। मैंने घर बनवाया था और उसके लिए मैंने सर थोड़ा सा मुझे अपने ही खेत से मिट्टी डलवानी थी अपने जमीन पर जहाँ मैंने घर बनवाया था। तो उसके लिए जब मैं जेसीबी वाले के पास गया, हेलो सर, आपको आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है, अपना सवाल अब पूरा सर। तो वहाँ पर उनका कहना था कि पहले हमें पुलिस से मिलना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे ज्यादा, ताकि हमें पुलिस थाने में भी जमा करना पड़ता है। तो सर जब वो खुल के बता रहे हैं कि जो है थाने में पैसा जमा करना पड़ता है, तो सर हमारे यूपी की प्रशासन सर ऐसे ही क्या कर रही है सर? क्या ऐसे ही जो है पुलिस पैसे मांगते रहेगी और हम लोग अपने ही जो है जमीन से मिट्टी उठा के एक दूसरी जगह डाल रहे हैं, उसके भी पैसे हमें देने पड़ रहे हैं सर। तो सर इस तरीके की सर यहाँ की जो है यूपी पुलिस का जो है रवैया है सर। बिल्कुल, और ये रवैया थोड़ा खराब भी है कि अपनी खेत से जमीन का पैसा मांग रहे हैं। पुलिस का काम नहीं कर रही है, अपना मूल काम छोड़ बाकी सारे काम कर रही है। वो गानों पे डांस कर रही है, वो जुआ लूटने जा रही है, वो जिसके लिए बड़े बड़े लगते थे लोग कि भैया खुफिया एजेंट हैं, वो उन माफियाओं का, उन खनन अधिकारियों माफियाओं का मुखबरी कर रहे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, आवाज़ के सोया बड़े
बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश जी अपनी राय रखिए। चंद्रप्रकाश जी अपनी राय रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है ये काबिल तारीफ है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से थाने में डांस करते हैं और अपराधियों को पकड़ते नहीं है और पैसा लेकर के और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज ही कुछ व्यक्ति जाकर के एक शिष्टमंडल जाकर के राष्ट्रपति से मिल रहा है। देश के पत्रकार के ऊपर जो है हमला हो रहा है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरा राष्ट्र अर्नब गोस्वामी के साथ है और इस प्रकार से अन्याय नहीं होगा। जब तक देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है हर नागरिक सुरक्षित होगा। परंतु जिस प्रकार से उनको सुबह 6 बजे गिरफ्तार करके और जेल में डाला जा रहा है और जो अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो आपके चैनल को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको भी उस धन्यवाद। हमारा विषय कुछ और है। चंद्रप्रकाश जी आपने बात सही की है। सबको यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, हम लोग मान रहे हैं। धन्यवाद आपका अपनी राय रखने के लिए। हम लोग चलेंगे सुब्रत त्रिपाठी जी के पास। सुब्रत जी, आपने कटघरे में खुद ही खड़ा कर दिया है पुलिस प्रशासन को कि वहां पर थानों में मुखबर बैठे हुए हैं, वो मुखबरी करते हैं। उन्हीं मुखबर का एक काम है ये बलिया वाला, जला दिया है किशोरी को। आप कह रहे हैं कि वहां पे जो लोग हैं पुलिस वाले, उनकी नियुक्ति गलत कर दी गई है। अरे नियुक्ति गलत करने वाला नहीं गलत है। नियुक्ति जब उनकी हुई थी तब उन्होंने क्या काम किया हो, उस सीट पे बैठने के बाद वो कैसा काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल होता है। पिछली सरकारों का तो नहीं पता, लेकिन इस सरकार में सारे अधिकारी भी कुछ चौकन्ने हैं, क्योंकि हंटर कभी भी चल सकता है। वो योगी आदित्यनाथ किसी पे भी हंटर चला सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे उन्होंने करके भी दिखाया है। लेकिन अधिकारी अगर अभी भी नहीं माने, मैं डीजीपी साहब से निवेदन कर चुके हैं इस चैनल में सभी लोग हर जगह कि आप आइए एक बार फील्ड पे उतरिए और देखिए चीजों को कि पुलिस की कहां कहां गलतियां हैं। एक पुलिस के साथ फोटो खिंचवाता है तत्कालीन डीआईजी के साथ और वो पकड़ा जाता है शहर प्रदेश के सबसे बड़े कांड में, मुखबर था वो भी। सुब्रत जी सुब्रत जी आपको आवाज आ रही है? अजयंत के पास चलेंगे। अजयंत, इसमें क्या कुछ कार्रवाई की है? ये खनन माफिया किस स्तर के, इनको कितना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? ऐसा तो है नहीं कि जिसके लिए पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है वो कोई छोटा आदमी रहा होगा। इससे पहले पूर्व भी कई शिकायतें गई होंगी इनके, तभी पुलिस गई थी दबिश डालने। और एक उसका इन लोगों की कारगुजारी है पुलिस की, और नहीं काम करने का तरीका ही है कि एक सोनू चौधरी ऐसा नया सिपाही इसकी भेंट चढ़ गया। विशाल, अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में शहर और देहात में कई जगह ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन होता है, जो कि रात के अंधेरे में और सुबह के उजाले होने से पहले खनन होता है। जैसा कि अब ताजा मामला देखने के लिए मिला है कि थाना सैया इलाके में सूचना मिली कि खनन हो रहा है
और पुलिस बाकायदा उसका पीछा करती हुई जाती है। और यही नहीं कि अकेले कोई सिपाही थे, पुलिस फोर्स था, सब इंस्पेक्टर भी थे। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में कई राउंड फायरिंग भी हुई है, खनन माफियाओं ने भी पुलिस पर फायरिंग की। तब कहीं जाकर उनको रोकने में जो मोटरसाइकिल सवार जो सिपाही सोनू था, सोनू अचानक उसके ट्रैक्टर के नीचे कुचल देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। सही बात है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और आगरा जिले की तमाम टीमें उस जो ट्रैक्टर जो स्वामी है और जो खनन माफिया है उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आगरा में महीने के अंदर 1 या 2 घंटे खनन की हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी कार्रवाई अभी होनी चाहिए। सूबे का मुखिया साफ तौर से कह रहे हैं कि खनन को रुकना चाहिए, खनन पर साफ तौर से रोक है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो थाना स्तर में छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं, चाहे सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर हो, वो पर ट्रैक्टर के हिसाब से पैसे लेकर वो गाड़ियां निकलवाते हैं। और ये हकीकत है, इस हकीकत को झुठलाया नहीं है। अधिकारी भी जानते हैं कि इस हकीकत में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो उसका नतीजा ये है कि मौत होती है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। लापरवाही है, तभी एक रंगरूट सिपाही की मौत हो गई। कई राउंड, आप सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस पे भी कई राउंड गोलियां भी चली वहां पर। अब इनके असलहों पे कब जांच होगी? सबसे बड़ा सवाल कि इनके असलहों पे कब जांच होगी। डीएम साहब क्या कर रहे थे? खनन माफिया अगर वहां पे हैं, उनके जरा लिस्ट निकाल लेते। आपके पास भी अवैध असलहों की कुछ लिस्ट होगी कि इस जगह पे इतने अवैध असलहे पाए गए हैं या इनके पास इतने हैं, किसके पास लाइसेंसी है, वो लाइसेंस का उनके पास अगर है तो गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, और गलत उपयोग ही हुआ है और अवैध ही होंगे उसमें आधे ज़्यादा असलहे अगर फायरिंग हुई है। पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की है, ना खनन माफिया को कुछ नुकसान हुआ। वो आकर अपने ट्रैक्टर के नीचे एक सिपाही को कुचल देता और चला जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। ये सिपाही है सोनू चौधरी, अलीगढ़ का रहने वाला, जो भेंट चढ़ गया खनन माफियाओं की। बात अगर बलिया की करें, जहां पर किशोरी ने सिर्फ इतना विरोध किया कि मुझे छेड़ो मत। ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा मत दीजिए। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है इस प्रदेश में। इन भेड़ियों को कौन पकड़ेगा, कौन करेगा इन पे कार्रवाई? ना तो वहां का पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी की, क्या उसके ऊपर डीएम साहब डुग्गी पिटवा कर उसकी बुनियादी कराकर उसका घर गिराएंगे? सुब्रत जी, आपसे सवाल है मेरा। जो बलिया में घटना हुई है, एक किशोरी को जिंदा जला दिया है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलाएगा वहां का प्रशासन? सुब्रत जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अभी अजेंद्र आपके पास आएंगे। ये पहला मामला नहीं है आगरा में। आगरा में दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं। खनन माफियाओं का पूरा एक तरीके से बात अगर की जाए तो पूरा उनका हावी है वो पुलिस के ऊपर। आप खुद बता रहे हैं कि पैसे लेके ट्रक छोड़ देते हैं, लेकिन अगर भी बात आ जाए इन पुलिस वालों को कि आप चौराहे पे खड़े होकर मास्क चेक करेंगे, तो इतनी शिद्दत से ये काम करते हैं, ये इतनी शिद्दत से कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी अच्छी लगती है वो पुलिस। अगर वही पुलिस जरा चौराहों पे खड़े होकर चेक कर ले, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ट्रक जा रहे हैं। ऐसा गश्त के लिए तो पुलिस निकलती है। अब वहां पे देखना चाहिए उनको भी कि भैया कितने ट्रकों से पैसा आ रहा है, इस पैसे का कर क्या रहे हैं ये पुलिस वाले, क्यों नहीं इनकी संपत्तियों पे क्यों नहीं जांच होती है? कि 2 दिन आए और ये चौकियां जो बढ़ती हैं, ये अधिकारी जो देते हैं इनको चौकियां, इस सिपाही को यहां लगा दिया, इस सिपाही को यहां लगा दिया। इस नीचे तबके के जो सिपाही हैं, नए नए बच्चे भर्ती हुए हैं, जो ये पैसे लेते हैं या बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ये बड़ा सवाल है एक। अजेंद्र, देखिए बिल्कुल विशाल, अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि थाना स्तर पर कहीं ना कहीं आज भी खनन हो रहा है। हालांकि जिले के आलाधिकारी खनन को रोकने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो जेबें जो खाकी की जो जेबों को गर्म होने की आदत पड़ चुकी है, वो उन गर्मी की जरूरत है। और हकीकत है कि वो उन ट्रैक्टरों से अवैध रूप से हो रहे खनन से अपने पैसे लेते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यही नहीं, अभी ताजा मामला एक आगरा के थाना जगनेर में देखने के लिए मिला, जहां एक युवक ने वीडियो बनाया। साफ तौर से पुलिसकर्मी जो खनन के ट्रैक्टर हैं उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, और उस वीडियो बनाने का नतीजा ये हुआ कि उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का जो काम था, वहां पुलिस जाती है, दबिश देती है, तोड़फोड़ करती है। और यही नहीं, पीड़ित के अनुसार बताए अनुसार उसके ऊपर गलत मुकदमा लगाया जाता है, क्योंकि उसने खनन का वीडियो बनाया था
और वो वीडियो वायरल हुआ था। हकीकत यही है, चाहे अधिकारी कितना भी कहें, चाहे सूबे के मुखिया जरूर कह रहे हैं कि खनन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो जिले वार जमीनी हकीकत यही है कि हाल नहीं, आगरा के अलावा जो आसपास के जो जिले हैं वहां का भी हाल है, क्योंकि आगरा में राजस्थान बॉर्डर है, पत्थर का भी खनन किया जाता है, बालू का भी खनन किया जाता है, बहा इटावा क्षेत्र, बहा का बॉर्डर भी चंबल से लगता है, तो चंबल का भी खनन होता है। तो इसलिए लगातार यहाँ खनन की गाड़ियां यहाँ ज्यादा आती हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जो खाकी और खादी के साथ मिलकर जो चल रहे हैं उनके अंदर मजबूती अपने आप ही होती है। और ताजा नजारा अगर देखा जाए तो आज से कुछ दिन पहले कानपुर में भी देखा गया था कि जहां विक्रू में जो कांड हुआ था वो व्यक्ति भी पुलिस और जो राजनेता थे उनसे नजदीकी थी। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर खनन को रोकने की बात कही जाती है, लेकिन जो थाना स्तर के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो अपने मुख्यमंत्री और जिले के कप्तान और जिले के आला अधिकारियों की बात पर पलीता नजर लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको उन पैसे की आदत पड़ चुकी है और उस पैसे की बदौलत वो अपने अलग से जो शौक करते हैं उस शौक को पूरा कर पाते हैं। ये कार्रवाई खनन माफियाओं के साथ साथ उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को उन राजनेताओं पर भी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन पुलिसकर्मियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से अभी सुब्रत त्रिपाठी जी ने कहा कि पुलिसकर्मी ही मुखबर को बैठाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी खनन माफियाओं को तो बैठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उन राजनेताओं का प्रेशर है, क्योंकि पुलिस भी उस सरकार के ही अधीन है। क्योंकि जिस सरकार के नुमाइंदे चाहे मंत्री, सांसद या विधायक बनकर बैठे हुए हैं और उन्हीं के अधीन ये पुलिस चलती है, चाहे वो डीजीपी हो या डीजी हो या जिले के कप्तान हो। विशाल। बिल्कुल। और इसी बीच अजय दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से। अजय, अपनी राय रखिए। अजय, अपनी राय रखिए। सर, ये खनन माफिया हो या मतलब कोई भी हो, ये शासन प्रशासन की मिली भगत चलती है। बहुत बुरा हाल है, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह मनुष्य को टॉर्चर करना, उसका शोषण करना, ये आम बात है। हर जगह शोषण हो रहा है, मजदूरों से लेके किसी भी रिक्शा वाला भी जाएगा उससे भी 10 रुपए पुलिस वाले ले लेते हैं, उसे भी उसका भी शोषण करते हैं। हर जगह ये पोजीशन है, तो इनका कहीं वो नहीं है। ये पुलिस, ये बेचारा जो नया रंगूप था, ये जानता नहीं था, ये बेचारा फंस गया इन लोगों के साथ में। ये पुलिस की मिली भगत से मरा है। इसमें भी पुलिस की, बिना पुलिस के सहयोग से ये पुलिस अवैध खनन नहीं हो सकता है। ये नेताओं की बात कर रहे हैं आप। और इसी हम लोग, हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, अजय ने बताया कि पूर्व में एक पीड़ित ने एक वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया। वो पैसा लेते हुए पुलिस वालों का खनन माफियाओं के था, उसके ऊपर उल्टा ही केस कर दिया, उसके घर में तोड़फोड़ भी की। सुब्रत जी, प्रश्न यह है कि नाथ संबुधन भंजन निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। जो आदमी बिना पुलिस की पर्सनल, प्राइवेट और पूर्व परमिट के, बिना शासन और प्रशासन की पूर्व अनुमति के ये खनन या कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चालू नहीं होते हैं। ये कोई अफीम की तस्करी नहीं है, चुपके से कर लिए जाएं। जब सामान रख जाता है, पूरी दुनिया देखती है, सारी दुनिया के सीने पर रखते हुए सारे नेताओं के, अधिकारियों के, सारे कर्मचारियों के सीने पर चढ़ करके ये ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक जाते हैं खनन के। और खनन का सामग्री बिना शासन और प्रशासन की स्पष्ट सहमति के नहीं होता है। ये जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय सब लोग इनको जानते हैं और इनको कोई भी आदमी अगर कहता है हम नहीं जानते हैं तो वह सबके पास लिस्ट है। खाली इतना देख लिया जाए कि खनन माफिया की सूची क्या बनी हुई है। खनन माफिया की सूची आप मंगवा लीजिए एक पत्रकार की हैसियत से, उसमें मजदूरों के नाम मिलेंगे और 90% नाम उसमें मजदूरों के होंगे। किसी VIP के, किसी कार कोठी वाले के नाम खनन माफियाओं की सूची नहीं होंगे।
जो मुकदमों में फंसाए जाते हैं, गैंगस्टर एक्ट में बुड्ढे और क्या नाम है नाबालिग बच्चे तो छोड़िए, 6-7 साल के नीचे आपराधिक दायित्व नहीं होता, वे तक मुलजिम बन जाते हैं। जबकि एसपी और डीएम से उम्मीद की जाती है बिल्कुल सर, एसपी डीएम से उम्मीद की जाती है। इसी बीच हम आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर दीप महोत्सव को लेकर बैठक चल रही है, सीधा वहीं चलते हैं। और आप देख रहे थे बैठक हो रही, जहां नवनीत सहगल मुख्य सूचना आयुक्त बैठक कर रहे थे। और सुब्रत जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक है शिवराम आगरा से। शिवराम जी, अपनी राय रखिए। और एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, हरीश गाजियाबाद से। हरीश, अपनी राय रखिए। जी सर, मैं बोल रहा हूँ, हरीश पंडित बोल रहा हूँ, सामाजिक संगठन जनशक्ति एक आवाज की तरफ से। जी, अपनी राय रखिए। चलिए, शुक्रिया हरीश जी हमसे जुड़ने के लिए। सीधे चलेंगे हम लोग। सुब्रत जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप मैं पूछ रहा हूं, क्या बड़े अधिकारियों का कोई पर्सनल दायित्व तो नहीं है? क्यों हम छोटे अधिकारियों पर जिम्मेदारी टाल दें? साहब ये बिगड़े हुए हैं, ये बदमाश हैं, ये अपने ऊपर हैं। इनको इस काम के लिए ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। वे सुबह शाम तक वसूली कर रहे हैं, वे कारखास हैं, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है और वे केवल दलाली करते हैं थाने की। ये किस अधिकारी को नहीं मालूम है? खाली जीडी देख लिया जाए कि उन्होंने क्या काम किए हैं। हर आदमी की स्वरता में है कि आदमी क्या है। एक सूची श्री राम अरोड़ साहब ने श्री कल्याण सिंह के टाइम में बनवाई थी, प्रदेश स्तर पर ऐसे लोगों की जो अपराधियों से साठगांठ करते हैं। आज भी डीजी ऑफिस में सूची मौजूद है। उनका ऑर्डर खाली ट्रांसफर का इशू हुआ और 90% ट्रांसफर डीजी साहब को अपनी कलम से कैंसिल करने पड़े। वे ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। ये इतने मजबूत हैं, इनको आप निरीह सिपाही मत समझिए कि इनको एसपी दबा लेगा। ये वे लोग हैं जिनकी की लिस्ट डीजी ऑफिस में बनने के बावजूद भी वे दबाए नहीं जा सके हैं। और कितने मजबूत है इसका अंदाज लगा लीजिए कि श्री कल्याण सिंह जैसे जिद्दी चीफ मिनिस्टर के जमाने में श्री राम अरोड़ जैसे जिद्दी डीजी की कलम से तैयार की हुई लिस्ट के बावजूद ये फिर उन्हीं जगहों पर घूम टाल के पहुंच गए जहां से ये चले थे। और ये माफियाओं को संरक्षण देने वाले सिपाही दरोगा, देखने में आपको सिपाही दरोगा लगते हैं, लेकिन किसी एसपी और डीएम के कंट्रोल के ये बाहर हैं। डीजी ऑफिस तक इन पर लगाम लगाने का कोशिश किया है, लेकिन वह असफल हुआ है। इनके तंत्र कहां तक मजबूत हैं, कहां से इनको मजबूती मिलती है, इस पर एक सामाजिक शोध करने की, जिसमें नेता, पत्रकार, सब लोगों को इस पर वर्क करने की जरूरत होगी। समाज के जागरूक नागरिकों को वर्क करने की जरूरत होगी कि इसको कहां से तोड़ा जाए। एक बहुत बड़ी मजबूत चेन बन गई है और इस चेन को तोड़ा नहीं गया तो समाज के ताने बाने को तोड़ेगी। आज ये इतनी मजबूत हो गई है कि एसडीएम के ऊपर हमला कर रही है, एडीएम पर हमला कर रही है, सिपाहियों पर टक्कर दे रही है, अधिकारियों पर हमला कर चुकी है, पुलिस अधिकारियों पर। ये टीमें बहुत मजबूत हो चुकी है। इनकी मजबूती का अंदाजा इससे लगा लीजिए। जो बिकरू कांड वगैरह में आपने देखा हुआ तो एक खाली बहुत हल्की सी वह थी, एक झांकी थी। अभी तो पूरा सीनरी इसकी देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों केसेज हर जगह मौजूद हैं जहां की ये अधिकारियों तक पर हमला कर चुके हैं, पुलिस पर हमला कर चुके हैं और इसके बावजूद किसी का खून नहीं खौला है, क्योंकि ये कमाऊ पूत हैं। इन्हीं के बूते पर थाने के खर्चे चल रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की लागत निकल रही है, इन्हीं के बूते पर एक उद्योग चल रहा है। आखिर ये कैसे इतने मजबूत रहते हैं कि एसपी डीएम तो छोड़िए, डीजी तक की हिट लिस्ट में आने के बावजूद ये फिर भी अपनी जुगाड़ से अपनी पुरानी जगह पहुंच जाते हैं।
बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए श्री राम आगरा से। श्री राम, अपनी राय रखिए। श्री राम जी, अपनी राय रखिए। हाँ हाँ, हम लोग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजेंद्र, सुब्रत जी की आपने बात सुनी, इन्होंने कहा कि ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है सिपाहियों की या तमाम ऐसे लोगों की, सिपाहियों की लिस्ट तक उन्होंने नज़रअंदाज कर दी थी। ऐसी लिस्ट बनी होगी आगरा में भी, कोई ऐसे कुछ सिपाही होंगे जिन्हें चिन्हित किया होगा वहाँ के कप्तान ने या एसपी ने कि भाई ये वो हिट लिस्ट के ये सिपाही हैं, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं, इनकी संदेह भूमिका लगती है मुझे। ऐसी कोई लिस्ट तैयार है क्या आगरा में? हाँ विशाल, अगर आगरा के कप्तान की बात करें तो जिस तरह से आगरा के कप्तान बबलू कुमार जब से आगरा में आए हैं तो उन्होंने जो अपने खुफिया तरीके से यहाँ पर हर थाने के कारखास को चिन्हित किया, और ये बात हकीकत है कि उनके यहाँ पर तारीफ की जा रही है कि बबलू कुमार जो एसएसपी आगरा हैं, उन्होंने उन सभी कारखासों को लाइन हाजिर किया और पिछले 1.5 साल से एसएसपी बबलू कुमार का यहाँ कार्यकाल है, उस 1.5 साल में उन सभी को लाइन से आज तक कहीं आमद नहीं दी गई है। और उनके साथ ही कई क्राइम ब्रांच के, कई एसओजी के, और जो शिकायत मिलती जाती थी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या वो एससीपी हो या सिपाही हो, उन सभी को लाइन किया गया। और उनके इस काम की आगरा में, जिले में तारीफ की जा रही है, क्योंकि 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, कई पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हैं और वो आज भी पुलिस लाइन में ही ड्यूटी कर रहे हैं। उनको कभी तक थाने में आमद नहीं हुई है और ना ही थाने जाने की उनको अभी आसार नजर आ रहे हैं। अगर आगरा के विधायक और सांसदों की बात की जाए तो एसएसपी आगरा बबलू कुमार के जिस तरह से कड़े तेवर हैं, आज भी उनसे कोई भी सिपाही और दरोगा के ट्रांसफर की नहीं कह रहा है। और पुलिस के लिए ये एक अच्छी बात मानी जाएगी कि पुलिस के आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी आगरा की अगर हम हकीकत की बात करें तो लगातार वो जब से आगरा आए हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को रोका जाए। और उसका नतीजा ये है कि आगरा में तकरीबन 200 से 250 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो एसएसपी के आने के बाद लाइन हाजिर किए गए हैं और उनको अभी तक लाइन में ही वर्क करना पड़ रहा है। विशाल, बिल्कुल, बहुत बड़ी कार्रवाई है। सुब्रत जी, ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, उन्होंने चिन्हित किया और 250 से 300 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। बहुत बड़ी कार्रवाई की है बबलू कुमार ने, आगरा के एसएसपी हैं ये। ऐसी कार्रवाई कम देखने को मिलती है। मुझे लगता है हर यूपी के हर शहर में ऐसे अपने कप्तान ने, जितने भी कप्तान हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। पहले कार खासों को आप चिन्हित कर लीजिए, फिर उन्हें लाइन भेज दीजिए, और लगभग 1 साल से वो लाइन हाजिर है। सुब्रत जी, जिस दरोगा ने सिपाही को वहां भेजा बिना तैयार हालत के, बिना एडिक्वेट तैयारी के, बिना पर्याप्त तैयारी के, इस हालत में जिस दरोगा ने इस सिपाही को या इसके साथ कुछ लोगों को वहां भेजा, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? प्रश्न यह है कि यह एकाएक हिम्मत कैसे पड़ रही है, यह मनोबल कैसे बढ़ रहा है? यह अगर कार्रवाई, प्रश्न नहीं है कितनी संख्या में लोग लाइन हाजिर किए गए, प्रश्न यह है कि आज इस सिपाही को किस आदमी ने ड्यूटी पर भेजा, क्या ब्रीफ करके भेजा, क्या उसके साथ फोर्स थी, क्या उसकी ब्रीफिंग थी, क्या उसके साथ एजुकेट आर्म्स थे? और इन गंभीर परिस्थितियों में अगर किसी ने बिना तैयारी के भेज दी तो जैसे कि बिकरू कांड में लोग गए थे, क्या वे लोग पर्याप्त तैयारी के साथ गए थे या पिकनिक मनाने गए थे? आज उससे हम लोग सीख नहीं ले पा रहे हैं। आज इस खनन माफिया के पास यह सिपाही उस बेल्ट में किस रूप में घुसा, कैसे घुसा, किसने घुसाया इसको, कितनी टीम के साथ घुसाया, इसके साथ जो बाकी लोग थे वे क्या कर रहे थे? अकेले कोई आदमी जान नहीं सकता है, और बिना हथियारों की एक निश्चित सीमा होती है, उसके बगैर असुरक्षित एरिया में भेजा नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने भेजा, क्या ऐसे किसी एक भी आदमी के निलंबित होने की सूचना मुझे तो नहीं है कम से कम। भाई आज किसने भेजा इस सिपाही को, किस इंस्पेक्टर ने भेजा, किस तैयारी के साथ भेजा, साथ में क्या स्टाफ भेजा, साथ में क्या व्हीकल्स भेजे? इसकी जवाबदेही के लिए क्या 1-2 साल बाद तक कोई एसएसपी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराएगा? ये तो 2 मिनट की काम है कि बताओ इंस्पेक्टर तुमने कैसे इसको भेज दिया, कितने लोगों के साथ भेजा, कितने हथियार थे इसके पास, कितने आदमी थे इसके पास, क्या इसकी ब्रीफिंग थी, और ये किस लिए भेजा गया था और किस तैयारी के साथ भेजा गया था? आज ये दुखद घटना घटी, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम
इस तरह से जैसे बिकरू में आदमी चले गए हमारे सुरक्षित, एक बार घटना हुई, 2 बार घटना हुई, हर बार हमारा आदमी असुरक्षित हालत में बिना तैयारी के, बिना फील्ड क्राफ्ट के अगर भेज दिया जा रहा है, तो क्या जिन लोगों ने उसको भेजा है, जिन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई है, उनको दंडित करने के लिए क्या 6 महीने की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चाहिए? चाहिए भी। अगर बलिया की बात अगर करो, अगर मैं बलिया की बात करूं, वहां पे एक दलित बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, उस पर किस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है अपने प्रदेश में, महिला सुरक्षा की बात हो रही है सुब्रत जी, लेकिन वहीं पे महिलाओं के साथ ऐसा, एक बच्ची को जिंदा जला देते हैं। सिर्फ विरोध इतना कि उसने छेड़खानी के लिए मना कर दिया, आपको मत छेड़िए मुझे। क्या तब लोकल प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए? जब हमसे पूछ रहे हैं जी सुब्रत जी, आपसे जहां तक जलाने की बात है, प्रश्न यह है कि जब बलिया में दूसरे कांड हुए तो उसमें पुलिस खड़ी रही और गोली कांड हुए, न तो पुलिस ने दोनों पक्षों के विवाद को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई पहले की, न बाद में की। जो पकड़ में आया वो भी भाग गया, इत्यादि इत्यादि, बाद में भले पकड़ा गया। एक प्रभावी वातावरण जब नहीं बनेगा, प्रश्न यह है कि एक इकबाल जिसे कहते हैं, जिसे उसकी टोटल एक इमेज कहते हैं, कि एक आदमी की जब तक यह इमेज नहीं होगी कि कोई उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के देखेगा, यह मेरे मुंह पर तमाचा है, जब तक इस भावना पर नहीं देखेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार हो, तब तक एक खून खोलने वाली स्थिति नहीं पैदा होती है। प्रश्न यह है कि यह हालत क्यों बार बार पैदा हो रही है कि एक आदमी कोई जिंदा जला दे रहा है, कोई आदमी जब चाहता है गोली मार दे रहा है, जब चाहता है कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे रहा है कि किसी को फायरिंग करने पर मजबूर हो जाना पड़ रहा है। आखिर पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी तक में जब घटनाएं हो रही हैं, तो यह तो गैर मौजूदगी की बात है। और फिर अगर पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनमें ठोस और डिटरेंट कार्रवाई के मतलब यह है कि बिना जांच किए हुए पहले एक प्रशासनिक कार्रवाई होती थी, और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ एक वाइकेरियस लाइबिलिटी फिक्स होती थी। पिछले 15 साल से पुलिस में वाइकेरियस लाइबिलिटी का फिक्स होना बंद हो गया है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है और आपके मातहतों के इलाके में कोई अव्यवस्थित चीज हुई है, तो आपकी वह असफलता है, सबऑर्डिनेट की असफलता, बॉस की असफलता है। इसको वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। यह वाइकेरियस लाइबिलिटी सन 89 के बाद से कहीं प्रदेश में फिक्स नहीं की गई है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब है जांच होती है, लोग अपनी गुनाह की सजा पाते हैं। जो गुनाह उन्होंने नहीं किया है, अपने मातहतों के गुनाह के लिए भी आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रशासनिक रूप से, क्योंकि आपने उन मातहतों का चयन किया है। इस सिद्धांत को वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। इस वाइकेरियस लाइबिलिटी को लागू किए बगैर इकबाल नहीं, वाइकेरियस लाइबिलिटी को लागू किए बगैर इकबाल नहीं बनेगा जी। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। अजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपने और सुब्रत जी ने इतनी बातें बताई हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं बहुत ही संदेह वाली बातें हैं कि अभी जिन अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए उन पे हो नहीं रही है, और कुछ जो अधिकारी फील्ड पे उतर नहीं सकते उन्हें मुखिया बनाया गया है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूँ अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय। सरकार ने